यस, मटेरियल क्या होता है? मटेरियल वह पदार्थ होता है जिसमें कोई भी वस्तु, मशीन, औजार या स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है। जैसे कि आपकी लोहे से आप देखते हो कि इसकी चद्दर बनाते हैं, फाटक बनाते हैं, ग्रिल बनाते हैं, बहुत से ऐसे सामान होते हैं जो हम लोहे से तैयार करते हैं। उसी तरह प्लास्टिक्स होते हैं, प्लास्टिक से बोतल होते हैं, पाइप बनाए जाते हैं। तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मेटल पे अगर जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मेटल कैसा व्यवहार करेगा, यही गुण मैकेनिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। चलिए अब हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक एक करके हम देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कई प्रकार के मैकेनिकल प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। पहला है स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, टेंसिटी, हार्डनेस, टफनेस, मोलेबिलिटी, डक्टिलिटी और ब्रिटलनेस। हम इनके बारे में एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्ट्रेंथ। अब ऐसे समझिए स्ट्रेंथ क्या होता है, जब हम किसी मेटल पे एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वह मेटल बिना टूटे उस फोर्स को आसानी से सहन कर सकती है, तो हम बोलेंगे इस मेटल में क्या है, स्ट्रेंथ है। जैसे इस मेटल पे हम लोड लगाए हैं तो यह मेटल उतना लोड या सहन कर सकता है, तो हम क्या बोलेंगे, इसमें स्ट्रेंथ है। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो मेटल में स्थिति में परिवर्तन आता है, और जैसे हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो मेटल अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। इसी गुण को क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अर्थात अगर स्प्रिंग है, स्प्रिंग में अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, उसमें डिफॉर्मेशन होता है, उसकी स्थिति में चेंज होती है, और जैसे ही हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वह अपनी पुरानी अवस्था में लौट आती है। उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी। अर्थात यहाँ देखेंगे इस चित्र के माध्यम से हम यहाँ पे फोर्स लगाए तो यहाँ तक का जो स्थिति होगी वो इलास्टिसिटी का गुण रखेगा। अब इसके आगे हम बात करेंगे प्लास्टिसिटी के बारे में। तो प्लास्टिसिटी पदार्थ का वह गुण होता है जिसपे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा लेते हैं तो वह अपनी पुरानी अवस्था में नहीं लौट पाती है। तो पदार्थ के इस गुण को हम क्या कहते हैं, प्लास्टिसिटी कहते हैं। जैसे कि ऊपर चित्र में आपने देखा था इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के बाद हम जब एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो वह स्थिति होती है प्लास्टिसिटी की होती है, और कुछ और भी अगर फोर्स लगा दें तो वह हमारी स्थिति क्या होगी, टूटने की कंडीशन पे आ जाएगी। आगे हम देखते हैं डक्टिलिटी के बारे में। तो डक्टिलिटी पदार्थ का वह गुण है जिसमें हम किसी मेटल को पतले से पतले तार में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो पदार्थ के इस गुण को हम बोलेंगे डक्टिलिटी। अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा डक्टिलिटी सोने में पाई जाती है। अगर सोने की बात करें तो 1 ग्राम सोने में आप 2 किलोमीटर तक पतली वायर बना सकते हैं। अब अगला आता है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में जो गुण रखता है मोलेबिलिटी की। मोलेबिलिटी पदार्थ का वह गुण होता है जो हम पतले से पतले चद्दर के रूप में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि कोई भी मेटल है, जब इस पे हम हथौड़ी की चोट मारे या 2 रोलरों के बीच में गुजारे तो वो बिना क्रैक हुए पतले से पतले चद्दर के रूप बन जाता है। तो इस गुण को हम बोलते हैं मोलेबिलिटी। ये भी गोल्ड एल्यूमिनियम में सबसे ज्यादा होता है। अगला प्रॉपर्टीज है टेंसिटी। टेंसिटी है वह पदार्थ का वह गुण होता है जो हम किसी मटेरियल पर लगाए तो बिना ब्रेकिंग और बिना क्रैकिंग के वह लोड को सह सके, तो पदार्थ का वह गुण टेंसिटी कहलाता है। अब हम बात करते हैं हार्डनेस की बात करते हैं, तो रचने का विरोध करता है। जैसे जितने भी कटिंग टूल्स हैं, डाइज हैं, बॉल बेयरिंग हैं, ये सब किसमें आते हैं, हार्डनेस में आते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टफनेस की बात करें तो पदार्थ का गुण रखता है, एब्जॉर्ब कर लेता है झटके को। तो अगर वो मेटल ऐसा गुण रखता है तो उस मेटल को हम बोलेंगे इस मेटल में टफनेस का गुण है। ब्रिटलनेस की बात करते हैं। ब्रिटलनेस का मतलब होता है भंगुरता। अगर हम किसी मेटल में हम फोर्स लगाते हैं तो वह चूर चूर हो जाता है। जैसे कि अगर हम कास्ट आयरन लेते हैं, कास्ट आयरन में अगर हम हथौड़ी की चोट मारे तो मेटल क्या हुआ, टूट जाएगा। तो इस गुण को क्या कहेंगे कि इस मेटल में भंगुरता है। तो अगर हम डिफिनेशन बोले तो डिफिनेशन यह होता है कि तो चलिए अब हम आयरन के बारे में जानेंगे। आयरन क्या होता है? आयरन एक धातु है जिसका उपयोग मशीन, टूल्स और स्ट्रक्चर बनाने में प्रयोग किया जाता है। आप हर जगह देखते हो लोहा, जैसे कि आप दरवाजे देखते हो, ग्रिल देखते हो, मशीनों के पार्ट देखते हो, बड़े बड़े गाड़ियां देखते हो, ये सब लोहे के बने होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि लोहा कैसे मिलता है और कहाँ से प्राप्त होता है। तो चलिए लोहे के बारे में हम आज बताएंगे डीपली थोड़ा सा कि लोहा कैसे बनता है। तो लोहा प्राप्त करने के लिए हम यूज करते हैं अयस्क। अयस्क कहाँ मिलता है? खदान से मिलता है। तो अब हम जानेंगे कि अयस्क हमारे कितने प्रकार से होते हैं। तो अयस्क हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और पायराइट। यह एक प्रकार का पत्थर होता है। जैसे कि हेमेटाइट की बात करें, में जो आयरन की मात्रा होता है, लोहे की मात्रा होता है, वो 70% होता है और ये लाल रंग का पत्थर पाया जाता है। ये सबसे ज्यादा प्रयोग होता है लोहे बनाने के लिए। दूसरा होता है हेमेटाइट, जिसमें लगभग 72% लोहे प्राप्त होते हैं, लेकिन इसमें मैग्नेटिक गुण पाया जाता है, जिसमें थोड़ा सा ज्यादा वर्कर की जरूरत पड़ता है, मैन पावर की जरूरत ज्यादा होता है। यह आपका काला और चुंबकीय होता है। तीसरा होता है लिमोनाइट, जिसमें लोहे की मात्रा 68% तक होती है। अगर इसकी कलर की बात करें, यह पीला भूरा होता है। अगला मैं बात करूं सेडेराइट का, इसमें लोहे की मात्रा 48% तक होती है। अगला है पैराइट, जिसमें लोहे की मात्रा 40% से भी कम होता है। इसका प्रयोग हम लोहे बनाने के लिए बहुत कम करते हैं। अगर देखा जाए पैराइट में कॉपर की मात्रा इसमें अच्छी खासी मिल जाती है। तो ये जो हमारे ओरस होते हैं, जो अयस्क होते हैं, जो जमीन के अंदर से हम इसको निकालते हैं, इन अयस्कों के द्वारा हम लोहे की प्राप्ति करते हैं। अब प्राप्ति करने में भी इसको हमें रिफाइनिंग करना पड़ेगा, कई प्रोसेसों से गुजारना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं आयरन एक्सट्रैक्शन की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है ओरस से लोहे को हटाना, जो कई चरणों में किया जाता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कंसंट्रेशन ऑफ ओरस, मतलब शांतिग्रहण। शांतिग्रहण का मतलब होता है कि हम उस अयस्क को क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद उसको हम पानी की धारा में प्रवाहित करेंगे, जिससे धूल मिट्टी का आदि प्रवाहित हो जाए, और जो बचा अयस्क है उसको हम चुंबकीय रोलरों से गुजारेंगे, ताकि उसमें से जो लोहे के पार्टिकल हैं वो चुंबकीय रोलरों में फंस जाए। उसके बाद जो हमारा अयस्क बचता है, उसके बाद हम उसको कैल्सिनेशन करेंगे, अर्थात उसको हम भट्टी में डालेंगे, जिसके कारण उसमें नमी, CO2 और सल्फर आदि निकल जाते हैं। उसके बाद हम इसका रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन का मतलब होता है जो हमारा बचा हुआ अयस्क है उसको चूना पत्थर कोक के साथ हम ब्लास्ट फर्नेस में डालेंगे। आपके सामने जो फिगर दिख रहा है यह ब्लास्ट फर्नेस है। इस ब्लास्ट फर्नेस में हमारा जो बचा हुआ अयस्क है, रिफाइनिंग के बाद उसको और कोक और लाइमस्टोन तीनों को मिलाकर इस हम फर्नेस में डालेंगे, जहां पे टेम्परेचर इसका 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। जब इसमें हम डालेंगे तो इसमें क्या होता है, कोक से कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड
का अपचयन कर अर्थात रिडक्शन कर लोहा बनाती है। अर्थात अगर हम सिंपल सा आप ऐसे समझे, जब इसको हम कोक, लाइमस्टोन और अयस्क हम इसमें डालेंगे और इसमें आग निकलेगा तो ये पिघलेगा। जब पिघलेगा तो एक तरफ से हमारा स्लेश निकलेगा और एक तरफ से हमारा पिग आयरन निकलेगा। तो जो सबसे पहला लोहा प्राप्त होता है वो पिग आयरन प्राप्त होता है। शायद आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और आपको इसको रिपीट करता हूँ कि लोहा हमारा कैसे बनाया जाता है। ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हमको अयस्क प्राप्त हुआ। कहाँ से अयस्क प्राप्त हुआ? खदानों से प्राप्त हुआ। कौन कौन से अयस्क का नाम है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सेडेराइट और पायराइट। मैग्नेटाइट में जो आयरन की मात्रा है 72% है, हेमेटाइट में 70% है, लिमोनाइट में 68% है, सीडेराइट में 48% है और पायराइट में लेस देन 40%। तो हमारा अयस्क हमें प्राप्त हो गया। अब उसको हम रिफाइनिंग की प्रोसेस करते हैं, जो सांद्रीकरण नाम दिया गया था। उसमें क्या करते हैं, हम उस अयस्क को हम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद उसको हम पानी की धारा में प्रवाहित करते हैं। उसके बाद जो बचा अयस्क है उसको हम 2 चुंबकीय रोलरों से गुजारते हैं, जिससे धूल, मिट्टी, कण सब बाहर निकल जाते हैं और जो लोहे के पार्टिकल हैं और चुंबकीय रोलरों में फंस जाते हैं। बाद में उसको हम निकाल देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिडक्शन, अपचयन की क्रिया कराते हैं। उसको चूना, पत्थर, कोक के साथ मिलाकर हम ब्लास्ट फर्नेस में डालते हैं। ब्लास्ट फर्नेस में डाल पिग आयरन की प्राप्ति होती है। तो जो पहला लोहा हमें प्राप्त होता है वो होता है पिग आयरन। अब पिग आयरन का प्रयोग हम अन्य प्रकार के लोहा बनाने के लिए यूज करते हैं। अगर देखा जाए लोहे कितने प्रकार के होते हैं, तो लोहा मुख्यतः 4 प्रकार के होता है। पहला होता है पिग आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा राठ आयरन और चौथा स्टील होता है। इन सब के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आपने पिग आयरन के बारे में जाना कि जो सबसे पहला लोहा प्राप्त होता है ब्लास्ट फर्नेस से वो होता है पिग आयरन, जिसमें कार्बन का जो कंटेंट होता है वो 3 से 4.5% तक होता है। इसका प्रयोग हम अन्य प्रकार के लोहा बनाने में प्रयोग करते हैं। अब उस जो पिग आयरन है, पिग आयरन को हम क्यूपोला फर्नेस में डालेंगे। क्यूपोला फर्नेस में डालने के बाद हमें जो लोहा प्राप्त होता है वो होता है कास्ट आयरन। अब कास्ट आयरन ऐसा लोहा होता है जिसको हमें ढाल कर बनाया जाता है, इसलिए इसको हिंदी में हम ढलवा लोहा भी बोलते हैं, जिसमें कार्बन की जो कंटेंट होती है वो 2 से 4% होता है। कार्बन की अधिकता इसमें थोड़ा सा ज्यादा है, इसी कारण यह लोहा क्या होता है, हार्ड होता है। और हार्ड लोहा में ब्रिटलनेस की संभावना ज्यादा होती है। जो मेटल जितना हार्ड होगा वो उतना ही ब्रिटल होगा, भंगुरता का गुण उसमें होगा, क्योंकि कार्बन की कंटेंट से ही उसमें भंगुरता आती है। अब अगर कोई मेटल में ज्यादा कार्बन है तो उसमें क्या का गुण हो सकता है, उसमें हम मशीनिंग नहीं कर सकते, उसमें हम वेल्डिंग आसानी से नहीं कर सकते। ठीक है, मशीनिंग का मतलब है उसमें हम फाइलिंग नहीं कर सकते हैं, वो हम लेथ मशीन पे नहीं लगा सकते हैं। ये जो स्पष्ट है राठ अर्थात मजबूत, इसको हिंदी में हम पिटवा लोहा बोलते हैं। इस लोहे को हम सबसे शुद्ध लोहा बोला जाता है। इसमें 1% से कम कार्बन की मात्रा होती है। और आपको मैंने बताया था जिस मेटल में, जिस लोहे में कार्बन की परसेंटेज मात्रा ज्यादा होगा उसमें ब्रिटलनेस होगा, अर्थात उसमें भंगुरता का गुण पाया जाएगा। और इसमें कार्बन की परसेंटेज मात्रा क्या है, बहुत कम है, तो इसमें ब्रिटलनेस का गुण
नहीं पाया जाएगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाएगी, इसमें लचीलापन पाया जाएगा। तो यह इस पे आसानी से हम वेल्डिंग किया जा सकता है। इसका प्रयोग हम जंजीर, नट बोल्ट, कील, ग्रिल, हुक आदि बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो कितने प्रकार के लोहा आपने प्राप्त कर लिया? 3 प्रकार का लोहा आपने प्राप्त कर लिया। पहला पिग आयरन, दूसरा कास्ट आयरन, तीसरा रॉड आयरन। अब हम बात करेंगे स्टील के बारे में। सभी लोगों ने स्टील के बारे में सुना होगा कि स्टील, ठीक है, स्टील के बारे में हम बात करेंगे। स्टील भी 2 टाइप का होता है। पहला होता है कार्बन स्टील, दूसरा होता है एलॉय स्टील। कार्बन स्टील 3 टाइप के होते हैं, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। एलॉय स्टील भी कई टाइप के होते हैं, क्रोमियम स्टील, निकल क्रोमियम स्टील, निकल स्टील, क्रोमियम मोलिब्डेनम स्टील, स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील। एलॉय स्टील की बात करते हैं, इसमें आप कार्बन के साथ कोई और भी कंटेन अगर जोड़ते हैं तो अन्य प्रकार का वो स्टील बल्ब मिलता है। तो एलॉय स्टील कई प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन जो कार्बन स्टील है उसको हम 3 भागों में ही बांटते हैं। हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं कार्बन स्टील के बारे में। कार्बन स्टील क्या होता है? जिस स्टील में सिर्फ आयरन और कार्बन होता है, कोई दूसरा धातु नहीं होता है, जैसे क्रोमियम, निकेल, वेनेडियम, ये अगर धातु नहीं मिलाए जाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन स्टील बोलते हैं। तो कार्बन स्टील में पहला होता है लो कार्बन स्टील। तो लो कार्बन स्टील के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लो कार्बन स्टील में जो कार्बन की कंटेंट होता है वो 0.05% से लेकर 0.25% तक होता है। अर्थात जो कार्बन का परसेंटेज है बहुत ही कम होता है, और जिस मेटल में कार्बन की कंटेंट बहुत ही कम होगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का गुण आएगा। आपको बता दें, इस जो कार्बन स्टील है इसको हम माइल्ड स्टील के नाम से जानते हैं, जो आप जनरली हर जगह देखते हो। जैसे कि अभी आप जिस रूम में हो, जो उसके दरवाजे हैं वो लोहे के बने होते हैं, जो ग्रिल्स हैं वो भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं, जो पंखे हैं वो भी माइल्ड स्टील के बने होते हैं। सिंपल से आप पहचान सकते हो, जिस लोहे को हम पीट पीट के चद्दर बनाया जा सकता है वह माइल्ड स्टील होता है। जनरली हम माइल्ड स्टील ही ज्यादातर देखने को मिलता है। जैसे आपका पंखा भी है, वही छड़ होते हैं जो आप घरों में जो छड़ियाँ लगाते हैं वो भी माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। तो माइल्ड स्टील आसानी से वेल्ड किया जा सकता है, आसानी से काटा जा सकता है। इसका जो उपयोग होते हैं वो माइल्ड स्टील, नट बोल्ट, पाइप, एंगल, चैनल आदि बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे हम बात करते हैं मीडियम कार्बन स्टील की। तो मीडियम कार्बन स्टील में कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा है वो 0.25 से लेकर 0.6% तक होता है। इसका हीट ट्रीटमेंट हो सकता है। हीट ट्रीटमेंट का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं ऊष्मा उपचार, अर्थात जिसमें कार्बन की ज़्यादा मात्रा है उसको हीट ट्रीटमेंट करके कार्बन को कम किया जा सकता है, उसको बोलते हैं हीट ट्रीटमेंट। हीट ट्रीटमेंट एक अलग चैप्टर है जिसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। हम मीडियम कार्बन स्टील का यूज शाफ्ट बनाने में, गियर बनाने में, एक्सल बनाने में यूज करते हैं, रेलवे के पार्ट बनाने में यूज करते हैं। तो ये रहा मीडियम कार्बन स्टील। अब हम इसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हाई कार्बन स्टील के बारे में। हाई कार्बन स्टील में जो कार्बन की परसेंटेज मात्रा होता है 0.6% से लेकर 1.5% तक, ये सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा हाई कार्बन स्टील। अब इसमें देख रहे हैं आप 1.5% तक कार्बन है, मतलब कार्बन का कंटेंट क्या है, ज्यादा है। तो इसको हमें हीट ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। हीट ट्रीटमेंट करने के बाद हम इसका यूज करते हैं। आप देखेंगे कि आपके घरों में या आसपास जो कम स्पीड पे जो कटिंग टूल्स होते हैं वो अक्सर किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील के। आप हेक्सा ब्लेड जो यूज करते हैं वो भी किसके बने होते हैं, हाई कार्बन स्टील। कॉमन सी चीज है, जो आप हाथ से पकड़ के जो भी कटिंग टूल्स यूज करते हो वो सब किसके बने होंगे, हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया है चीजल, फाइल, स्त्री और भी बहुत सी ऐसी चीजें हैं।
जो आपको काले रंग का दिखेगा और वो कटिंग टूल्स में यूज होता है। जैसे आप फावड़ा भी यूज करते हो, वो भी किसका बना होता है? हाई कार्बन स्टील का। घर का जितना सामान होता है जो काले कलर का दिखेगा वो सब किसका होगा? हाई कार्बन स्टील का बना होगा। ठीक है, समझ में आया? अब हम समझने की कोशिश करेंगे जो है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील का मतलब ये होता है कि कार्बन स्टील में हम दूसरी धातु का मिक्स करना। ठीक है, जैसे क्रोमियम, निकेल, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, ये क्या करते हैं? हम कार्बन स्टील के साथ क्या करते हैं? मिक्स करते हैं। और जब मिक्स करते हैं तो एक अन्य प्रकार का स्टील बनता है जिसको हम क्या बोलते हैं? एलॉय स्टील। ये एलॉय स्टील भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे निकेल स्टील, क्रोमियम स्टील, वेनेडियम स्टील, एलॉय स्टील का गुण होता है। सिंपल सी बात है, एलॉय स्टील क्या होता है? कार्बन स्टील प्लस एलाइंग एलिमेंट, कोई भी अन्य धातु उसमें मिक्स कर देना, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। तो पहले नंबर पे रखे हैं क्रोमियम स्टील। इसमें कंपोजिशन होता है, कार्बन की जो कंटेंट मात्रा होता है 0.3 से 1% तक कार्बन मिलाया जाता है और 0.5 से 2% तक क्या करते हैं? हम क्रोमियम मिलाते हैं। इनको मिलाने से क्या होता है कि मेटल में हार्ड वियर रेजिस्टेंस आता है। इसका प्रयोग हम बियरिंग गियर बनाने में यूज करते हैं। बियरिंग और गियर नाम सुने होंगे हम लोग, उनको बनाने के लिए हम एलॉय स्टील का प्रयोग करते हैं। अगला आता है निकेल स्टील की बात करते हैं। इसमें कंपोजिशन होता है, कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा होता है 0.2 से लेकर 0.5% होता है। जो निकेल की परसेंटेज मात्रा होता है 1 से 5% होता है। आपको बता दें कि अगर किसी भी मेटल में हम निकेल की मात्रा हम 1 से 5% तक मिलाते हैं तो जंग रोधी बनाता है और उसमें जंग रोधी का मतलब उसमें जंग नहीं लगता है, उसको अचुंबकीय भी बनाता है, नहीं भी मिलाया जा सकता है। लेकिन क्रोमियम की जो परसेंटेज मात्रा होता है वो 12% से ज्यादा होता है, अर्थात ये 12 से लेके 20% तक होता है। आप स्टेनलेस स्टील हर जगह देखते हो, जैसे सीजर्स जो कैंची होती है सफेद कलर का दिखता है। आप जो स्टेनलेस स्टील का जो स्टील रूल यूज करते हो वो भी स्टेनलेस स्टील का यूज होता है। आप घरों में बर्तन भी देखते हो स्टेनलेस स्टील का होता है। काफी जगह आप स्टेनलेस स्टील आप देखते हो सफेद कलर का होता है। स्टेनलेस स्टील को भी कई भागों में हम बांटते हैं, जैसे ऑस्टेनाइट, फेराइट, मार्टेनसाइट और डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। ऑस्टेनाइट स्टेनलेस स्टील की बात करते हैं, यह सबसे अधिक उपयोग होने वाला होता है। इसमें क्रोमियम और निकेल अधिक मात्रा में होते हैं। ये कोल्ड फार्मिंग और वेल्डिंग आसान होता है। इसमें मैग्नेटाइट नहीं होता है। इसकी जो कॉमन ग्रेड होता है SS 304, जिसमें क्रोमियम की मात्रा 18% होती है, निकेल की मात्रा 8% होता है, सबसे कॉमनली यूज किया जाता है। दूसरा स्टेनलेस स्टील होता है। स्टेनलेस स्टील 316 जो मैरीन ग्रेड का होता है, जो कोरोजन रेजिस्टेंस सबसे अधिक होता है, मतलब इस पे जंग नहीं लगता है। इसका प्रयोग हम फूड प्रोसेसिंग में करते हैं, डेयरी इक्विपमेंट में करते हैं और केमिकल टैंक में यूज करते हैं। अब स्टेनलेस स्टील का दूसरा है फेराइट स्टेनलेस स्टील। ओनली क्रोमियम आधारित होता है। इसमें क्रोमियम ज्यादा होता है, कार्बन कम होता है, यह मिनिमम कोरोजन रेजिस्टेंस होता है। जो कोड होती है वो स्टेनलेस स्टील 409 जो साइलेंसर में प्रयोग किया जाता है, स्टेनलेस स्टील 430 जो किचन सिंक में हम यूज करते हैं। इसका प्रयोग हम इजहार सिस्टम में फेराइट स्टेनलेस स्टील का। आगे हम देखते हैं मार्टेनसाइट स्टेनलेस स्टील। यह स्टील हाई हार्डनेस वाली स्टेनलेस स्टील होती है, हीट ट्रीट की जाती है, मैग्नेटाइट होती है, जो इसकी ग्रेड होती है स्टेनलेस स्टील 410 जो नाइफ ब्लेड बनाई जाती है। स्टेनलेस स्टील 420
जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज किया जाता है। यस अर्थात स्टेनलेस स्टील। 440C ये कटिंग टूल्स में प्रयोग किया जाता है। तो स्टेनलेस स्टील भी अभी आपने देखा 3 टाइप का। अगला आप देख रहे हैं चौथे टाइप का, डुप्लेक्स स्टेनलेस स्टील। यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये आस्टेनाइड और फेराइड दोनों का मिक्सचर होता है। डुप्लेक्स का मतलब होता है 50% आस्टेनाइड और 50% फेराइड। इसका जो कंपोजिशन होता है, इसमें क्रोमियम 20 से 25% होता है, निकेल 4 से 6% होता है और मोलिब्डेनम 3% तक होता है। तो ये रहा। आप स्टील की बात करते हैं, इसको शॉर्ट में हम HSS बोलते हैं। इसमें जो कंपोजिशन होता है उसमें कार्बन 1% तक, टंगस्टन 12 से 18% तक, क्रोमियम 3 से 5% तक यूज होते हैं। क्रोमियम का मिलाने का मकसद ये होता है उस मेटल का हार्डनेस बढ़ाना, वियर रेजिस्टेंस देना, टू लाइफ बढ़ाना। साथ में उसमें वेनेडियम भी मिलाते हैं। वेनेडियम मिलाने से वो मेटल काफ़ी टफ हो जाता है। टंगस्टन भी आप देखते हो, टंगस्टन एलिमेंट जो बल्ब में हम लगाते हैं कितने हार्ड होता है वो। तो ये मेटल ऐसा होता है कि किसी को भी आप काट सकता है। आप ज़्यादा समझने के लिए मैं बताऊँ कि जो ड्रिल मशीन होता है उसमें जो बिट होते हैं वो हाई स्पीड स्टील को बनाए जाते हैं। स्टील के जो प्रकार होते हैं वो आपके निम्न प्रकार के होते हैं: लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील। कार्बन की जो परसेंटेज मात्रा लो कार्बन स्टील में है 0 से 0.05% से लेकर 0.30% तक होता है। इसका प्रयोग नट बोल्ट सीट मेटल बनाने में यूज करते हैं। मीडियम कार्बन स्टील 0.6% तक होता है, जो शाफ्ट गियर एक्सल बनाने में प्रयोग करते हैं। हाई